क्या यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखने में विफल रही? क्या उनको वापस लाने में विफल रही? आइए जान लेते हैं कुछ तथ्यों के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ। याद रखिएगा, मेरी मंशा किसी भी पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन मेरा मंशा है कुछ पॉजिटिविटी ढूंढना, जो नकारात्मक माहौल है उसमें कुछ पॉजिटिव सोचना। तो पहली बात करते हैं हम लोग क्राइसिस की। तो क्राइसिस यानी कोरोना वायरस की बात की जा रही है। जी हाँ, जब से कोरोना वायरस आया है, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक मातम का साया है। ठीक है जी, लोग मर रहे हैं, बीमार हैं, और पूरा का पूरा काम, बिजनेस, धंधा, नौकरियां सब चौपट हो गई है। तो इस बीच में यूपी सरकार का क्या कदम रहा, यूपी सरकार ने क्या कदम उठाए, उसमें से जो सबसे पहला है वो जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। जो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी है, दैट इज 20 करोड़ 42 लाख। जी हाँ, 20 करोड़ 42 लाख जो है वो ये उत्तर प्रदेश की आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाए और एक स्वतंत्र देश की तरह देखा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा, 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड, राइट। तो अब देखा जाए कि माइग्रेंट वर्कर्स, जैसे आप जानते हैं कि यूपी और बिहार, ये 2 राज्य, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन मैं यूपी की खास करके बात करता हूँ। परिस्थिति हमारे यहाँ पे कुछ खास है नहीं, हमारे यहाँ पे नौकरियाँ, रोजगार की बहुत कमी है, और ज़्यादा करके जो स्टूडेंट्स हमारे उत्तर प्रदेश में हैं या युवा हैं, वो सरकारी नौकरी पर निर्भर करते हैं, और जिनके पास शिक्षा नहीं है या तैयारी नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, वो मजदूरी करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे मेट्रो सिटीज़ में या महानगरों में जाकर। उसमें से एक महानगर है दिल्ली। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से 50% से ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी करीब 7 लाख से ज़्यादा जो लेबर्स हैं वो यूपी से आते हैं, क्योंकि जो दिल्ली है वो यूपी के साथ भी अपना एक बॉर्डर शेयर करती है। अब हम बात करें मुंबई की। जी हाँ, मुंबई, आमची मुंबई, जो कि भारत की कमर्शियल कैपिटल भी कहलाती है, वहाँ पर स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ पे जो प्रवासी मजदूर हैं यूपी से गए हुए, वो करीब 18 लाख के थोड़ा ऊपर है, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही दयनीय और बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अब योगी सरकार ने क्या किया? जी हाँ, हम इनके काम पे नज़र डालते हैं, सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे, अपना ओपिनियन नहीं देंगे, सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जो छापा है वो कहता है कि जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ और प्रवासी मजदूर अपने अपने घर की तरफ पलायन करना शुरू किए, आनंद विहार में एक न्यूज़ आई थी कि हज़ारों हज़ार की संख्या में यूपी और बिहार के कुछ गरीब तबके के लोग, मजदूर लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए घर जाने के लिए। ऐसे कुछ हमने न्यूज़, जब पहला लॉकडाउन खत्म होने वाला था तब हमने सुना था कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे यूपी और बिहार के मजदूर इकट्ठा हो गए। कई तो इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, जो कि इस स्थिति में मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी आगे आते हैं, जो यूपी के सीएम है, वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए, जितने भी बाकी स्टेट्स हैं, कि भाई उनको, हमारे जो मजदूर भाई बहन वहाँ फंसे हैं, उनको आप भोजन और शेल्टर, रहने की जगह, या आप 2 चीज़ जो प्रवासी मजदूर हैं यूपी के, उनको प्रोवाइड करिए, और जो भी खर्चा आएगा वो हम उसको बियर करेंगे। बियर यानी करेंगे, यानी हम उनका खर्चा उठाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, धरातल पे ऐसा होता दिखा नहीं, क्योंकि बहुत भगदड़ मची है, बहुत ही दयनीय वीडियोज़ और फोटोज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है कि कैसे मजदूरों की हालत बद से बदतर होती चली गई। अब इसके बाद, ये तो पहला स्टेप उन्होंने उठाया। दूसरा स्टेप ये क्या करते हैं कि जबकि हमारा जो पड़ोसी राज्य है उसने अपने फंसे स्टूडेंट्स को लाने से मना कर दिया, वहीं पे यूपी सरकार के जो सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने क्या किया, कोटा एक कंपटीशन कैपिटल कहा जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल की या आईआईटी की तैयारी करते हैं वो कोटा में जाकर अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी बहुत ही उच्च दर्जे की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो तैयारी कराती हैं, सफलता मिलती है। अब मैं नहीं जानता कि सच है या गलत, ये ऐसा कहा जाता है। तो इसी में जो यूपी सरकार है वो क्या करती है, वो अपने 11,000 स्टूडेंट्स जो कि कोटा में फंसे थे राजस्थान में, वहाँ से उनको बुला लेती है। जी हाँ, उनको बुला लेती है, और इसमें यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र का बहुत बड़ा उसमें हाथ था। ठीक है जी। वहीं पे जो हमारे पड़ोसी राज्य के सीएम है, उन्होंने तो सवाल उठा दिया कि जो यूपी सरकार है वो ऐसे करके हम पे प्रेशर बना रही है। बहरहाल हमें राजनीति में नहीं पढ़ना, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं अपने यूपी के बारे में। अब आगे बात करते हैं, जब स्टेट्समैन कहता है कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने भाई आश्वासन दिया मजदूरों को कि हम आपको ला रहे हैं, वापस लाएंगे, आप घबराएं मत। राज्य सरकार से भी बातें कर ली कि भाई आप हमारे लोगों को भोजन प्रोवाइड करिए, आप उनको शेल्टर प्रोवाइड करिए, हम आपको उसका कॉस्ट जो भी खर्चा है हम बियर करेंगे। जो अपने राज्य सरकारें हैं, हर राज्य सरकार ने ये घोषणा की जो भी प्रवासी मजदूर उनको हम भोजन देंगे, लेकिन ऐसा धरातल पे होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में गाजियाबाद में जो रामलीला मैदान है वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए जो अपने घर वापस जाना चाहते थे, और ये हर स्टेट के साथ है। यहाँ तक कि कर्नाटका ने तो जो स्पेशल ट्रेनें और बसें चल रही हैं उनको भी रोक दिया ताकि श्रमिक मजदूर वापस न जा पाए। श्रमिक मजदूर कितने ज़रूरी हैं
हर राज्य के अर्थव्यवस्था के लिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इनकी वैल्यू नज़र आएगी। जिनको बाकी सारे राज्य दुत्कारते हैं या बहुत ही बहुत ही लो लेवल का समझते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो मजदूर वापस जा रहे हैं वो जल्दी आएंगे तो है नहीं। और क्या कदम उठा रही यूपी सरकार, देखते हैं। स्टेप्स टेकन, चलिए बातें बहुत हो गई, जरा देखते हैं कि योगी सरकार ने क्या किया, क्या वो जो उन्होंने कदम उठाए क्या वो सही थे या गलत थे। देखते। तो सबसे पहली बात योगी आदित्यनाथ के ट्वीट हैंडल, ऑफिशियल ट्वीट हैंडल से मैंने उठाया, वो कहते हैं कि हमने 23 लाख यानी 2.3 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स को अब तक हम वापस ले आए हैं, और हम कमिटेड हैं कि जितने भी हमारे बच्चे भाई मजदूर हैं उनको वापस अपने घर पे लाएंगे। अच्छा, घर पे लाके किया क्या उन्होंने, पहले बात तो भाई उनका हेल्थ टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया, उनको क्वारंटाइन में रखा गया जैसे आप जानते हैं। उसके बाद उनको खाद्यान्न किट दिए गए, यानी खाने पीने की चीज़ दी गई, साथ में राशन कार्ड भी दिए गए, बनवाए गए, ठीक है, जिनके नहीं है उनके बनवाए गए, क्योंकि काफ़ी मजदूर काफ़ी साल से बाहर ही रहे थे, अपने घर नहीं आए थे, तो उनका भी राशन कार्ड बनवाना ज़रूरी था। और 1000 रुपये भरण पोषण भत्ता, दैट मीन्स वॉट, एक इसको कहते हैं एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो था 1000 रुपीज़ योगी आदित्यनाथ ने उनको दिया। तो ये एक सराहनीय कदम है। बहरहाल ये ज़रूरी भी था, ये कर्तव्य था कि जो लोग इतने दुख को सह के आए हैं उनको थोड़ा सा आप हौसला दें, तो ये एक हौसले का काम करेगा। आगे चलते हैं। अब उसके बाद यूपी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम जितने भी मजदूर आए हैं उनको हम इंश्योरेंस देंगे। क्या देंगे जी, इंश्योरेंस देंगे, ताकि अगर आने वाले भविष्य में, हमें ये तो नहीं पता कोरोना कब तक चलेगा या कब तक जाएगा, और ऐसी बीमारी कौन सी अभी है जो इंसान फेस करेगा, तो अगर ऐसा कुछ भविष्य में होता है तो उनकी जो स्थिति उतनी दयनीय ना हो, उनको कुछ न कुछ सिक्योरिटी प्रदान की जाए, कुछ न कुछ उनको घर परिवार से दूर ना जाए, इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए इंश्योरेंस दिया गया उनको। और क्या किया गया, भविष्य क्या है, जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए हैं 23 लाख, अभी आपने कहा कि 23 लाख हम वापस लेके आए हैं, और भी कई लाख फंसे हैं जो वापस आ रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनकी जीविका का, उनके रोज़मर्रा का, उनके काम धंधा का होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने माइग्रेशन कमीशन, मेरे हिसाब से पहली बार मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ कि माइग्रेशन कमीशन बिठाया गया है। जी हाँ, जितने भी प्रवासी मजदूर वापस यूपी में आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज चाइना इतना बड़ा सुपर पावर बना घूम रहा है, वो सिर्फ एक चीज़ के दम पे इतना बड़ा बना है, वो है चीप लेबर। जी हाँ, सस्ता लेबर, क्योंकि जब आपको सस्ता लेबर मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सस्ती चीज़ें मिलती हैं, छूट मिलता है सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे इंडस्ट्री पनपती है। जब इंडस्ट्री पनपती है तो वहाँ पे इकोनॉमी बूम करती है, जब इकोनॉमी बूम करती है तो वो राज्य, वो देश बहुत ही मजबूत होता है, जो चाइना का एग्जाम्पल है। तो ये प्रवासी मजदूर यूपी के और बिहार के बहुत ही चीप लेबर होते हैं, जो कि किसी भी राज्य को बहुत ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं, और इस बात को शायद योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जितने भी आए उनके लिए हमने माइग्रेशन कमीशन गठित कर दिया, ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, यानी रोज अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाती है, यानी इकोनॉमी के लिए एक इकोनॉमी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर कहा जाता है। और ये कहते हैं कि हमने माइग्रेशन कमीशन बिठा दिया है, ताकि जो लोग वापस आए हैं उनको दोबारा से नौकरी या रोजगार दिया जा सके। अब ये माइग्रेशन कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपने इंश्योरेंस दे दिया लोगों को, ठीक है, जो उनको सोशल सिक्योरिटी देगा माइग्रेशन कमीशन, री एम्प्लॉयमेंट यानी जो लोग अपनी नौकरी वगैरह छोड़ के उनको री एम्प्लॉयमेंट में असिस्टेंस देगा, असिस्टेंस यानी उनकी हेल्प करेगा इंडस्ट्री से दोबारा जॉब पाने में। और प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर कोई रोजगार नहीं मिल पाता, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि वो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। अब ये जरूरी क्यों है, कहते हैं कि जब माइग्रेंट वर्कर्स दे आर बिगेस्ट रिसोर्स। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो कितना बड़ा गेम चेंजर होता है। मानव संसाधन बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम अपने लेबर्स को बुला रहे हैं, अब इनको हम अपने राज्य से दोबारा बाहर नहीं भेजेंगे जब तक कि इनका बराबर से अच्छी तरीके से ध्यान न रखा जाए। और उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया कोरोना काल में, इसीलिए हम उनको वापस बुला रहे हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आता है। अब हम बात करते हैं कि इससे होगा क्या, इकोनॉमी अब देखो जो स्टेट्स है, अगर वो वहाँ से मजदूर आ गए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना लॉकडाउन खत्म होने के बाद, क्योंकि चीप लेबर तो आपके पास होगी नहीं। आपको पता होगा पंजाब से, आज कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, पंजाब से जब नरेगा शुरू किया गया या कुछ बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, तो बहुत सारे लेबर्स जो थे वो वापस अपने स्टेट में आ गए, जिससे पंजाब में जो लेबर है वो बहुत महंगी हो गई। कटाई के लिए उनको लेबर नहीं मिलती और खेतों में काम करने के लिए लेबर नहीं मिलती, और मिलती भी तो बहुत महंगी मिलती है, जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है उनकी इकोनॉमी पे। तो अगर चीप लेबर वहाँ से वो यूपी वापस आ जाती तो स्टेट्स को अपनी इकोनॉमी को दोबारा शुरू करने में, दोबारा पटरी पे दौड़ाने में काफ़ी समय लग जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमी थोड़ी बहुत बाकी स्टेट्स की स्लो हो सकती है, और इस बात पे योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं। उन्होंने स्टेट्स को कहा कि जब तक आप हमारे प्रवासी मजदूरों को भोजन
फूड, वर्क और अकोमोडेशन नहीं देते, उनका प्रॉपर अच्छे बेटर कंडीशन उनको नहीं रखते, हम उनको नहीं भेजेंगे। तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो कहते हैं ठीक है, हम उनको फूड भी देंगे, काम भी देंगे और अकोमोडेशन भी देंगे और उनका अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। यहाँ तक कि 4 सीएम ने तो सीधा सीधा उन्होंने क्या किया, डायल किया योगी आदित्यनाथ को, कहा कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन प्रवासी मजदूरों की, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ कदम मत उठाएं जिससे हमारी इकोनॉमी डामाडोल हो। अब इनको तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इनका नाम है राज ठाकरे। जी हाँ, MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ये नेता हैं और शिवसेना पार्टी के से टूट के इन्होंने एक पार्टी बनाई थी और इनका मेन काम यही है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ से गए हैं उनकी पिटाई करना, उनको तंग करना, उनको परेशान करना, उनको उल्टा सीधा खरी खोटी बोलना। ये इनका कहना है कि जो बाहर के मजदूर आते हैं वो हमारे लोगों की नौकरियां छीन लेते हैं। देखिए, इंडिया एक फ्री कंट्री है, हर किसी को आने जाने की भाई छूट है, कहीं पे सेटल होने की छूट है और जहाँ पे जिसको रोजगार मिलता है वो बैठ सकता है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इनकी जो अधिकतर बातें होती है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती है। ये न्यूज़ में तब आए थे जब इन्होंने यूपी के और बिहार के बच्चे जो महाराष्ट्र में पेपर देने गए थे रेलवे का, उनको बहुत बुरी तरीके से मार के एग्जाम सेंटर से भगा दिया था। तब ये न्यूज़ में आए थे। सस्ती पॉलिटिक्स में इसको कहता हूँ। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया जब यूपी सीएम का उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा, तो कहते ठीक है, हम उन्हीं लोगों को, उन्हीं माइग्रेंट्स को आने देंगे जो बोनाफाइड होंगे। अभी बोनाफाइड शब्द आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बोनाफाइड आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। बोनाफाइड का मतलब कि आप भाई चरित्र से अच्छे हो, आपके बारे में पूरी जानकारी आपकी यूनिवर्सिटी को है। सेम तरीके से ये कहते हैं, राज ठाकरे कहते हैं कि अब भाई जो भी माइग्रेंट लेबर आएगा वो पहले तो अपने आप को भाई गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराएगा कि हाँ मैं एक फलाने राज्य से आया हूँ, फलाने डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और लोकल पुलिस के साथ रजिस्टर कराएगा ताकि उन पर नजर रखा जाए और ये भी चेक किया जाए कि कोई क्रिमिनल तो हमारे राज्य में नहीं आ रहा है। तो उनको डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ सबमिट कराने पड़ेंगे। बहरहाल वहाँ तो वही लोग जाएंगे जो मुसीबत को दोबारा सामना करना चाहते हैं। बाकी लोग तो अपने घर के आसपास ही कोई ना कोई रोजगार तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर यूपी सरकार ने सही कदम उठाए तो कोई भी प्रवासी मजदूर दोबारा नहीं जाएगा किसी भी महानगर में। अब हम आगे बात करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूपी की, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा जिसका वो फ़ायदा उठाने वाली है। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दे आर आवर बिगेस्ट रिसोर्स, हमारे सबसे बड़े रिसोर्स है और इनको हम इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं स्टेट्स को देंगे जो उनके सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो लीगल और मॉनिटरी राइट्स यानी अधिकारों का प्रोटेक्शन करेगी, उनको पैसा देगी, उनको समाज में सम्मान देगी, सुरक्षा देगी और कानूनी अधिकारों का पालन करेगी। तो उन्हीं को हम देंगे, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने पहले लिस्ट बना दी है किसकी, स्किल मैपिंग की। अब स्किल मैपिंग क्या होता है, जितने भी प्रवासी मजदूर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो जब जाते हैं तो वो कोई ना कोई स्किल यानी कोई ना कोई गुण सीखते हैं जिसके भरोसे से वो वहाँ पे खाते हैं, कमाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जितने मजदूर आए वो देखा कि इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, इनको क्या स्किल आता है, उस स्किल के अनुसार एक लिस्ट बनाएगी और उस लिस्ट के अनुसार इनको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय करने का प्रावधान या प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है जी, खास करके अगर आप इंडस्ट्रीज में उनको लगाया जाएगा या उनको सेवा योजन या रोजगार यानी खुद अपना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड की जाएगी, इनको लोन्स दिए जाएंगे बहुत ही चीप इंटरेस्ट रेट पे या इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे जिससे वो आगे अपना कोई ना कोई काम धंधा इसी राज्य में, अपने राज्य में शुरू कर सके। अब बात करते हैं सबसे धमाकेदार न्यूज़ जो मुझको बहुत पसंद आई कि यूपी ने क्या किया, उन माइग्रेंट्स स्किल लेबर्स को क्यों मैपिंग, उनकी स्किल मैपिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम जो कि यूपी से बहुत ही छोटे और उनकी आबादी लगभग यूपी के आधी है, वो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम कर रहे हैं। ये लोग बहुत सस्ता लेबर है, चीप लेबर है, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है जिससे बहुत सस्ते में प्रोडक्ट बन जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेशी कंपनियां वो यहाँ पे अपना सामान बनवाती हैं और विदेशों में यानी वेस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज में इनको बेचती हैं जिससे काफ़ी मोटा मुनाफा कमाती हैं। तो ये पाया गया जो 12,000 वर्कर्स आए हैं यूपी में, जो पहली लिस्ट में, जो मैंने कहा अभी एक ही लिस्ट बनी है, तो पहली लिस्ट में ये पाया गया कि इसमें 12,000 लोग जो है वो गारमेंट मेकिंग और टेलरिंग में ट्रेंड है, यानी इनको ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, तो पहली लिस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी 23 लाख लोग हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट बनने वाली है, देखा जाएगा क्या हो सकता है। तो यूपी सरकार इनको इस्तेमाल करना चाहती है ताकि जो बांग्लादेश और वियतनाम है जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम है या हब है, वो यूपी में भी सेम स्टेटस बनाया जा सके और यूपी को भी उसमें आगे किया जा सके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। मैंने कहा यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 20 करोड़ 42 लाख, जबकि अगर मैं वियतनाम की बात करूं वो केवल 9 करोड़ 55 लाख है और बांग्लादेश की 16 करोड़ 14 लाख है। याद रखिएगा, वियतनाम और बांग्लादेश सिर्फ एक अपने आप में देश है, पूरी कंट्री है, जबकि हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य भर है। ठीक है जी, फिर भी हम इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। पॉपुलेशन में इनको यूज़ किया जाए तो बहुत रोजगार दिया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जाए, इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी इनसे हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात, 100 यूएस फर्म्स भारत में आएंगे और भारत में कहाँ पे बेस अपना शिफ्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश। आपने सुना होगा चाइना और अमेरिका के बीच बहुत टसल चल रहा है, बहुत ही कंपनियों पे यूएस सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना की, तो वहाँ से बहुत कंपनियां अपना कंप्लीट प्रोडक्शन या पार्शियल प्रोडक्शन जो है वो भारत में शिफ्ट कर रही है। और कहाँ शिफ्ट करें, यूपी में, अगेन चीप लेबर की वजह से।
और यही नहीं, बहुत सारे जॉब्स आएंगे सिर्फ लेबर्स के लिए नहीं, मैनेजमेंट लेवल के लिए भी। तो अगर आप मैनेजमेंट लेवल के जॉब के लिए तैयार अपने आप को करना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करिए, जो कि है 7459913251। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि कोर्स कितने महीने का है, क्या चलेगा और आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस आने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए। और साथ ही साथ अभी आपने सुना होगा कि चाइना ने हांगकांग पे एक अपना कानून ठोक दिया है, जिससे हांगकांग ने अपनी ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्रता खो दी है और चाइना के अधीन होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से 1200 कंपनियां भारत में आने वाली हैं। जी हाँ, 1200 बिग MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जो यूएस की बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो भारत में आ रही हैं, जिससे क्या होगा, फिर से रोजगार पैदा होगा और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार होना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे उसमें, प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें। अब कुछ लोग लीगल एंगल देख रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उनको नहीं जाने देंगे किसी और राज्य में। तो लीगल एंगल है 19(1)D, जो कहता है कि आप किसी भी भारतीय को फ्रीडम टू मूव है, वो कहीं भी जा सकता है, और 19(1)E की फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन भैया इसका कुछ खास महत्व है नहीं। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने राज्य में उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और रोजगार मिले, तो कोई भी व्यक्ति अपने राज्य से बाहर, अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता। किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो आज का सेशन यही है। इंग्लिश के साथ साथ हम लोग बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, डिफेंस को लेके, स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं, टेट, तो इसकी तैयारी हम कराते हैं, जिसके लिए हम अब आगे से वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन, और साथ में उसको शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों तक ये बात फैले कि हमारा प्यारा यूपी सही राह पे चल सकता है और बहुत ही सशक्त बन सकता है। तब तक के लिए हर हर महादेव।